हेलो बच्चों। आज हम अपना 10th क्लास का सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो कि सत्ता में साझेदारी है, इसे पढ़ेंगे। ठीक है। सत्ता में साझेदारी से रिलेटेड 3 वर्कशीट आई थी हमारी 3 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त को। उसी में ये पूरा चैप्टर आ गया था, इसीलिए मैंने वो तीनों वर्कशीट ही मिलाकर एक वर्कशीट बना दी है और इन तीनों को जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सत्ता में साझेदारी। सत्ता का मतलब सरकार। ठीक है। सत्ता का मतलब सरकार, जो भी देश को चला रहे होते हैं वो सत्ता में हैं। ठीक है, यानी कि जो देश को चला रहे हैं। साझेदारी का मतलब होता है मिलकर काम करना। ये सभी जानते हैं, पार्टनरशिप है ना। तो साझेदारी का मतलब होता है मिलकर काम करना। अब सत्ता में साझेदारी यानी कि जो भी लोग देश को चला रहे हैं वो मिलकर काम करें। इस चैप्टर का मतलब ये है। अब इस बात को समझाने के लिए, सत्ता में साझेदारी को समझाने के लिए इस चैप्टर में 2 देशों की कहानियाँ ली गई हैं। एक देश है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। इन 2 देशों में कैसे उन्होंने साझेदारी की, कैसे अपनी शक्तियों को बांटा, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि साझेदारी जहाँ पर भी आ जाए, जहाँ मिलजुल कर काम करने की बात आ जाए, समझ जाओ वहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? ऐसी सरकार जिसमें लोगों ने सरकार को वोट देकर चुना हो। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है। तो जहाँ पे साझेदारी की बात आ जाए वहाँ पर यानी कि लोकतंत्र है। कहीं पे अगर राजतंत्र होता है तो वहाँ पे राजा की सरकार होती है और राजा किसी की बात सुनता नहीं है, वो अपने हिसाब से फैसले लेता है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार को लोगों के अनुसार और उनके राय लेकर ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है। संसार में बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। हमने देखा है संसार में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग उनकी जाति, धर्म, रंग, भाषा सब अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। अब क्योंकि हर एक समूह का अपना एक अलग महत्व है, इसलिए हर समूह को उनकी जाति के हिसाब से, उनके रंग का, उनकी भाषा का, उनके धर्म का, इन सभी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोकतंत्र में किसी भी एक धर्म या जाति को महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण नहीं समझता। यानी कि ये नहीं है कि एक धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और दूसरे धर्म छोटे हो गए, नहीं, सभी धर्म बराबर हैं। किसी भी एक धर्म को ऊंचा नहीं समझा गया है लोकतंत्र में। इसीलिए इन सभी समूहों का सम्मान करना, बराबर का सम्मान करना ज़रूरी है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम का उदाहरण लेंगे। अब बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, आबादी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कमी है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। अब यहाँ पर बटे कैसे हुए हैं लोग, जो कि दिक्कत करा। क्या दिक्कत हुई इसमें दिक्कत यह हुई कि इस देश में लोग भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। यानी कि जो भी भाषा बोली जाती है, कोई एक भाषा है जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, कोई दूसरी भाषा है जो कम लोग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, यानी कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है, और 59% की आबादी और डच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा। और 40% आबादी वैलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। और यहाँ की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रेंच। पहली है डच और दूसरी है फ्रेंच। डच कितने % लोग बोलते हैं? 59%। और जो फ्रेंच है वो कितने % लोग बोलते हैं? 40%। अब जो इसकी बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है। राजधानी तो पूरे देश को बताती है ना, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स में उल्टा है। ब्रुसेल्स में क्या है? यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं 80% और डच बोलने वाले 20% हैं। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि देश को कैसे चलाया जाए। राजधानी के अनुसार चलाया जाए, राजधानी में रहने वाले लोगों के अनुसार चलाया जाए, या पूरे देश के अनुसार चलाया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब जो पूरे देश में हैं वहाँ तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम हैं, 40% हैं, और जबकि जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले 80% हैं। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं
वो अल्पसंख्यक है क्योंकि पूरे देश में तो कम ही है ना, देश बड़ा होता है, राजधानी छोटी होती है, तो देश में फ्रेंच बोलने वाले कम हैं, इसलिए वो अल्पसंख्यक हो गए, कम संख्या वाले लोग हो गए, और वो ज़्यादा ताकतवर हैं, अमीर हैं, तो इसलिए उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी, और जो डच भाषी लोग थे, डच बोलने वाले थे, उनको ऐसे अधिकार बहुत बाद में मिले जो अधिकार फ्रेंच भाषी लोगों को मिल चुके थे। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के भी तनाव बढ़ने लगा। अब इनमें आपस में लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हाँ एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। अब ऐसे में बेल्जियम की सरकार ने क्या कदम उठाया वो हम देखेंगे। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत थे, यानी कि कम। देश में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे डच, लेकिन जो ब्रुसेल्स थी राजधानी, वहाँ पर अल्पसंख्यक तो कम संख्या में थे। आगे बात समझ में कि बेल्जियम में क्या स्थिति थी कि पूरे देश को देखा जाए बेल्जियम को, तो डच बोलने वाले ज़्यादा हैं, फ्रेंच बोलने वाले कम हैं। लेकिन अगर हम उसकी राजधानी ब्रुसेल्स को देखें तो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे और डच बोलने वाले कम थे। तो सरकार के सामने क्या समस्या थी कि हम राजधानी के अनुसार चलें या देश के अनुसार चलें, ठीक है। और अगर वो देश के अनुसार चलते तो फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो ताकतवर लोग थे उनके पास पैसा भी ज़्यादा था, समृद्ध थे वो, तो इससे भी सरकार को दिक्कत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। अब क्या रास्ता निकाला वो देखते हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। क्यों किए? ताकि देश में किसी भी तरह के लोगों को बेगानापन महसूस ना हो, उन्हें यह ना लगे कि बेल्जियम हमारा देश नहीं है, ठीक है। चाहे वो डच भाषी हैं, चाहे वो फ्रेंच भाषी हैं, चाहे वो जर्मन स्पीकर हैं। 1% जर्मन स्पीकर भी रहते थे वहाँ पर, जर्मनी बोलने वाले, ठीक है। तो क्या क्या कदम उठाए थे उन्होंने, देखे जाएंगे इसमें, ठीक है। पहला है सरकार ने डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी केंद्र सरकार में। कहने का मतलब यह है कि जब देश की सरकार बनी उसे केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि जितने भी नेता बनेंगे उसमें इक्वल ही डच भाषा बोलने वाले होंगे और इक्वल ही फ्रेंच बोलने वाले होंगे। इससे दोनों में जो मनमुटाव था वो कम हो गया। अगला क्या रहा? अगला सरकार ने बोला केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सरकार यानी कि जो राज्य सरकार होती हैं उनको भी आप शक्तियां बांट दो। ऐसा नहीं है कि पूरे देश की सरकार ही अलग अलग राज्यों को चलाएगी, अलग अलग राज्यों को उनकी खुद की सरकार दे दो और केंद्र सरकार राज्य सरकार में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा क्या करा? ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें क्या कहा गया? ब्रुसेल्स में बोला गया ब्रुसेल्स में क्या कहा गया कि यहाँ पर भी अलग सरकार बनेगी और यहाँ पर भी दोनों तरह के डच और फ्रेंच दोनों तरह के नेता बराबर मात्रा में होंगे, ठीक है। अगला क्या करा इन्होंने? सामुदायिक सरकार बना दी। सामुदायिक सरकार यानी कि छोटे छोटे जो अलग अलग जातियाँ होती हैं, छोटी छोटी जातियाँ होती हैं, उन्होंने कहा उन समुदायों की भी सरकार बना दो ताकि उनकी भी संस्कृति नष्ट ना हो, वो भी अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ थीं। उन्होंने कहा अगर कोई छोटी संख्या वाले लोग हैं जो कि ना तो डच बोलते हैं ना तो वो फ्रेंच बोलते हैं, मान लो जर्मन स्पीकर थे, वो 1% ही थे, तो उन्होंने कहा जर्मन स्पीकर अपने लिए अलग से सामुदायिक सरकार बना लो और वो जिस तरह से भी अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। अपनी भाषा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को भाषा पढ़ा सकते हैं। अपनी शिक्षा में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परिवर्तन कर सकते हैं। अपने त्यौहार अलग तरीके से मनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से सामुदायिक सरकार बनाई जिससे कि हर प्रकार के व्यक्ति को वहाँ पर अपने लिए ऐसा ना लगे कि वो बेल्जियम देश का निवासी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्या 4 तरीके के चेंजेस किए थे बेल्जियम ने अपने देश में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है और एक क्या आ जाता है और एक ये वाला आ जाता है कि देश में डच बोलने वाले कितने थे, फ्रेंच बोलने वाले कितने थे और ब्रुसेल्स में कितने थे। ये 2 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में मेन बन जाते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे ये पैराग्राफ पढ़ा है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में थे? फ्रेंच, डच, जर्मन या अंग्रेजी? सबको पता है बेल्जियम की बात हो रही है तो यहाँ पे डच आंसर आएगा, और अगर वहीं पे अगर ब्रुसेल्स की बात हो रही होती तो आंसर आता फ्रेंच, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम के टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं है? क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई, बिल्कुल दी गई थी। ठीक है। सामुदायिक सरकार का प्रावधान बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया था। सामयिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति नहीं, किसी की नियुक्ति नहीं की थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार, बिल्कुल सरकार अलग बनाई थी ब्रुसेल्स में। तो थर्ड वाला जो पॉइंट है सी वाला, वो इसमें नहीं आता। ठीक है। अब हम अपनी अगली वर्कशीट या इस लेसन का अगला पार्ट जो 5 तारीख की वर्कशीट में आया था वो पढ़ते हैं। इसमें क्या था? अब इसमें सत्ता की साझेदारी का हमने पहले क्या पार्ट पढ़ा है? बेल्जियम का। मैंने कहा था ना इसमें 2 देशों की कहानी है। तो अब अगला देश जो आ रहा है श्रीलंका, हम उसका पढ़ते हैं। उसमें क्या बात हुई थी? अब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय कौन सा होता है? ऐसा देश जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे द्वीपीय देश कहते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। भारत के दक्षिण में है ये, है ना, थोड़ी दूरी पर स्थित है भारत से। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। यानी कि जैसे हमारे देश में भी अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे ही श्रीलंका में भी अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते थे। अब यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते थे वो देखेंगे। यहाँ पे रहते थे, मैं पढ़ रही हूँ ये वाला बॉक्स, बच्चे इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पर एक भाषा है सिंगला भाषा बोलने वाले 74% लोग थे, जबकि श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग थे 11%, और भारत के तमिल लोग जो वहाँ रहते थे वो थे 1%, और मुस्लिम लोग थे 9.3%। ये 4 तरह के लोग थे जो कि श्रीलंका में रहते थे। ठीक है। जैसे वहाँ पर डच और फ्रेंच थे और जर्मन थे, ऐसे यहाँ पर सिंगला, श्रीलंका वाले तमिल, इंडिया वाले तमिल और मुस्लिम, ये 4 तरह के थे। ठीक है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुई थी। सिंहली यानी कि सिंहला समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब क्या हुआ, जो सिंगला भाषा ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं उन्होंने कहा हमारी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो भाई ऐसा हमारा ही राज चलेगा, हम ही चलाएंगे श्रीलंका को। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। तो इस देश में क्या हुआ? इस देश में उन्होंने क्या करा कि सिंहला बोलने वाले जो लोग थे उन्हीं के हक में सारे फैसले ले लिए। बाद में जो तमिल लोग थे, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल या मुस्लिम, उनके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया, उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा, और सारी जो भी बातें थी वो सब सिंहली लोगों के लिए कर दी। अब श्रीलंका ने सिंहली लोगों के लिए क्या क्या बदलाव किए अपने कानून में? 1956 में इन्होंने कदम उठाए थे। क्या कहा था? उन्होंने कहा था सिंहली को ही राजभाषा बना दिया गया। श्रीलंका की राजभाषा क्या बनी? सिंहली। और कोई इस प्रकार तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा हमें तो सिंहली आती ही नहीं है, लेकिन वो उनसे कहा तुम्हें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सिंहली को ही राजभाषा बना दिया था। पूरे देश में सिंहली में ही काम होगा और किसी भाषा में काम नहीं होगा। तो यानी कि उन्होंने अपनी ये बातें लोगों पर थोप दी थी। अब अगला पॉइंट क्या करा? बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण बना दिया। यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए, या बौद्ध धर्म ही राष्ट्र का धर्म माना गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भी लोग धर्मों के लोग रहते थे, किसी एक धर्म को ऊपर नहीं रखा जा सकता था, लेकिन इन्होंने रखा। अगला क्या करा? इन्होंने कहा जो विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी होती हैं और सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें सिंहली बोलने वाले लोगों को पहले चुना जाएगा, और जो दूसरे भाषा के बोलने वाले लोग हैं उनको बाद में देखेंगे अगर सीट बचती है तो ये भी उन्होंने गलत किया। तो जैसे बेल्जियम में सबको बराबर अधिकार दिए गए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था, लेकिन श्रीलंका में ठीक उसका उल्टा किया गया कि उन्होंने सिर्फ एक भाषा को मेन मान लिया और उस भाषा को ही आगे चलाते रहे, उसी भाषा को आगे रखते रहे, जिससे क्या हुआ, जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके मन में वो हो गया, क्या कहते हैं, मनमुटाव हो गया, और जिसकी वजह से गृह युद्ध हो गया था श्रीलंका में। गृह युद्ध कौन सा युद्ध होता है? ऐसा युद्ध मतलब जब एक देश में वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में आपस में युद्ध हो जाता है तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों में अलग के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध बता दिया मैंने कैसे हुआ, क्या होता है। बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं? जब यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय ज़्यादा संख्या में है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है।
इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदायों की ज़रूरत या उनकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखता। यानी कि बहुसंख्यकवाद, यानी कि जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं वो अपने हिसाब से देश को चलाएं और कम संख्या वाले लोगों की अवहेलना करें, यानी कि उनका मान ना रखें, उनकी कोई बात को ना मानें। ठीक है, अब बात समझ में आ गई दोनों तरह के, श्रीलंका की भी और बेल्जियम की भी। एक तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अभी तीसरी वर्कशीट में कराऊंगी इसकी वाली, लेकिन जो इसमें मेन क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि सिंहला की एथनिक कंपोजिशन क्या थी, यानी कि श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे, तो सिंहला। ठीक है, और श्रीलंका में 1956 में कानून में जो बदलाव किए गए उसमें क्या चेंजेस थे, वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये गृह युद्ध क्या होता है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि इसमें बन जाएंगे। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन है। श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है, क्या चीज़ सच्ची नहीं है। श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ, सही है। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है, नहीं, सिंहला है ना, तो तमिल नहीं है, क्या है, सिंहला है। तो ये बी वाला गलत हो गया इसमें। यह भारत के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये भी ठीक है। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, तमिल नहीं है, सिंहली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषताएं हैं, यानी कि क्या विशेषताएं थी इस कानून में। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, बिल्कुल दिया गया, सही है। सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली लोगों को पहले प्राथमिकता दी गई, बिल्कुल दी गई। सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया, बिल्कुल बना दिया गया। और अगला है उपरोक्त सभी, तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सारे ही थे। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर दोनों केसेस क्लियर हुए। अब आती है तीसरे में क्या बताया गया है। अब इन दोनों का जो निष्कर्ष निकला, क्या निचोड़ निकला, हमने क्या सीखा, क्या होना चाहिए, वो हम अब इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो इसमें है बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के 2 विभिन्न रूपों को पिछली 2 कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा। बेल्जियम ने संविधान में संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। संविधान में संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया, यानी कि अलग अलग समुदाय के लोगों को अपने देश के संविधान के अनुसार शामिल किया, साझेदार बनाया, ताकि वे वहाँ बेल्जियम छोड़ के ना जाए और आपस में ना लड़े। ठीक है, जिससे टकरार दूर की बेल्जियम ने। लेकिन श्रीलंका ने क्या करा, 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे दिया गया, जिससे जो तमिल थे उन्हें लगा ही नहीं कि श्रीलंका हमारा देश भी है, उन्हें बेगानापन महसूस होने लगा और वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। जब हम किसी के साथ अपनापन नहीं देते हम किसी को, तो हमें गुस्सा आता है उन लोगों पर जो कि ज़्यादा अपनापन पा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ, जब तमिल लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ बेगाना व्यवहार कर रहे हैं और सिंहली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है, तो सिंहली और तमिल आपस में लड़ने लगे। इसलिए सत्ता में साझेदारी ज़रूरी है, यानी कि अलग अलग समुदायों को सत्ता में मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में लोग ही नहीं मिलेंगे तो सत्ता क्या रही, सरकार बन ही नहीं सकती। सरकार को बनाने वाले ही लोग हैं, अब लोग ही आपस में लड़ेंगे तो सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। क्या है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, युक्तिपरक तर्क। युक्तिपरक मतलब जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से हमें क्या लगता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। अगर हम सत्ता में साझेदारी करते हैं, यानी कि लोगों को अपने साथ, सरकार अगर लोगों को अपने साथ मिलाकर आगे चलती है तो क्या होता है, टकराव कम होता है। बिल्कुल, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है, और जो सरकार बनी हुई है उसमें लोगों का भरोसा रहता है और लोग उस सरकार को दोबारा चुनते हैं, वो स्थायी रूप से बन जाती है। ठीक है, अब नैतिक तर्क, यानी कि जो हम अपने अंदर से हमें लगता है कि क्यों होनी चाहिए साझेदारी, वो क्या है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी होगा जबकि लोग शासन में शामिल होंगे। अगर लोग ही शामिल नहीं हैं तो वो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। सरकार को वैधता प्रदान करती है। वैधता का मतलब होता है लीगल, यानी कि सही। अगर कोई सरकार लोगों को अपने क्वेश्चंस में, अपनी बातों में शामिल नहीं करती, इसका मतलब तो वो अपनी मर्जी चला रही है, तो वो वैध नहीं है। वैध का मतलब लीगल, यानी कि कानूनन रूप से सही। लेकिन अगर कोई सरकार लोगों को अपने काम में शामिल कर रही है, इसका मतलब वो कानूनी रूप से सही कार्य कर रही है, वो वैध है। ठीक है, तो ये आगे सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट जो है, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या, कैसा होना चाहिए।
सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब कि ऊपर से नीचे। जो सरकार होती हैं वो दो तरीके से बटी होती है। पहले एक तो होती है सबसे ऊपर की सरकार, फिर मध्य सरकार और फिर सबसे निम्न सरकार, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है जी। कैसे होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, 3 तरह की सरकारें होती हैं। तो सबसे बड़ी तो होती है केंद्र सरकार, उससे छोटी राज्य सरकार और सबसे छोटी स्थानीय सरकार। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे, यानी सबसे बड़ी ऊपर, उससे छोटी नीचे और सबसे छोटी सबसे नीचे। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? ये तो समझ में आ गया। एक मिनट, ये समझ में आ गया। अब अगला देखो, क्षैतिज वितरण। अब क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं भाई? क्षैतिज का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी कि सबका लेवल बराबर हो। अभी मैंने जो बताया केंद्र, राज्य और स्थानीय, अब मैं बता रही हूँ बराबर वाला। तो उसमें आ जाएगा विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो कानून पर न्याय करती है, अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो न्याय करती है। ये तीनों ऊर्ध्वाधर हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी सत्ता का वितरण है। जो हमारी सरकार है वो ऊर्ध्वाधर तरीके से 3 भागों में बटी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। और अगर हम क्षैतिज की बात करें, यानी कि समान लेवल की बात करें, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये हमारे सत्ता में साझेदारी के स्वरूप हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला है विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता को बांटना जरूरी है, जैसे बेल्जियम की सरकार ने बांटा था। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। और अलग अलग छोटे छोटे सामाजिक समूह बने होते हैं, अलग अलग दल बने होते हैं, उन दलों को भी कुछ ना कुछ सत्ता देनी चाहिए, कुछ ना कुछ पावर देनी चाहिए। अगर हम पावर नहीं बांटेंगे तो लोगों को अपना महत्व समझ में नहीं आएगा, ना वो अपना महत्व समझ पाएंगे, ना ही वो सरकार को महत्व देंगे। ठीक है, अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है? यह सरकार को वैधता प्रदान करता है। ये युक्तिपरक नहीं है, ये नैतिक तर्क है। ठीक है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, ये भी नैतिक तर्क है। यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है ना, ये है हमारा युक्तिपरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है? क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो तीसरा वाला पॉइंट आएगा, सी पॉइंट। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो हमारे सत्ता की साझेदारी करते हैं, क्षैतिज वितरण करते हैं। ये चैप्टर बेटा हमारा पूरा हुआ, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, अदरवाइज़ ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दूँगी कौन से करने हैं। ठीक है, थैंक यू।